जून 2023 में जब येवगेनी प्रिगोजिन ने वैग्नर विद्रोह शुरू किया, तो वो पुतिन के 2 दशकों से अधिक लंबे शासन में उनकी सत्ता के लिए सबसे गंभीर सीधी चुनौती थी। प्रिगोजिन ने एक नाटकीय सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने वैग्नर सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए एक साहसी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रूसी शहर रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जा कर लिया गया। इस कदम ने रूसी सरकार में खतरे की घंटी बजाई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा। हालांकि शुरुआती गति के बाद भी प्रिगोजिन ने मॉस्को की ओर न बढ़ने का फैसला किया, जिससे उनकी मंशा और संभावित परिणामों पर अटकलें लगीं। 2 महीने बाद प्रिगोजिन की जिंदगी रहस्यमय ढंग से खत्म हो गई, जब उनका निजी विमान मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना ने उनकी मौत की असली वजह को लेकर व्यापक अटकलों और साजिशी सिद्धांतों को जन्म दिया। इस वीडियो में हम येवगेनी प्रिगोजिन की कहानी जानेंगे, जिसने पुतिन को चुनौती दी और इसकी भारी कीमत चुकाई। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। येवगेनी विक्टोरोविच प्रिगोजिन का जन्म 1 जून 1961 को लेनिनग्राद में हुआ था, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग रूस के नाम से जाना जाता है। उनकी परवरिश मां वायोलेटा अस्पताल में नर्स और पिता विक्टर माइनिंग इंजीनियर ने की। जब येवगेनी 9 साल के थे, पिता का निधन हो गया। उनके दादा येवगेनी इलिच प्रिगोजिन द्वितीय विश्व युद्ध में रेड आर्मी के कप्तान थे और रजेव की लड़ाइयों में बहादुरी के लिए सम्मानित हुए थे। कहा जाता है कि उनके पिता और सौतेले पिता दोनों यहूदी वंश के थे। उनके परदादा सोवियत वैज्ञानिक येफिम इलिच प्रिगोजिन थे और अपने बचपन में येवगेनी ने कई सालों तक येफिम के साथ यूक्रेन के झोप्ती-वोदी शहर में रहे, जहां येफिम एक खुले यूरेनियम खान में काम करते थे। प्रिगोजिन के सौतेले पिता सामुइल फ्रेडमनोविच झारकोए इसकी प्रशिक्षक थे, जिन्होंने उन्हें क्रॉस कंट्री स्कीइंग से परिचित कराया। पेशेवर स्कीयर बनने की चाह में येवगेनी ने 1977 में लेनिनग्राद स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल नंबर 62 से स्नातक किया। बाद में चोट के कारण उन्होंने खेल छोड़कर बच्चों के खेल स्कूल में फिटनेस ट्रेनर की नौकरी की। 1979 में 18 वर्षीय प्रिगोजिन चोरी करते पकड़े गए और उन्हें 2.5 साल की निलंबित जेल की सजा सुनाई गई। जेल में सजा काटने के बजाय उन्होंने वेलिकी नोवगोरोड के केमिकल प्लांट में काम किया। 1 साल बाद वो लेनिनग्राद लौटे और एक गैंग के साथ कई चोरी में शामिल हुए। उन्हें तब पकड़ा गया जब उन्होंने सड़क पर एक महिला पर हमला कर उसकी बालियां और जूते लूटने की कोशिश की। 1981 में प्रिगोजिन को डकैती, चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए, जिसमें नाबालिगों का इस्तेमाल अपने आपराधिक गतिविधियों में करना भी शामिल था, 12 साल की सजा एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में सुनाई गई थी। जेल में प्रिगोजिन अक्सर नियम तोड़ते थे और एकांतवास में रहते थे, लेकिन 1985 में आम कैदियों के बीच भेज दिए गए। वहां उन्होंने बहुत पढ़ना शुरू किया और विभिन्न व्यवसाय सीखे, जिनमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद खराद ऑपरेटर, ट्रैक्टर चालक और फर्नीचर बनाने वाले के रूप में काम करना शामिल था। 1988 में अच्छे व्यवहार के चलते सोवियत सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा 10 साल कर दी, क्योंकि वे सुधार के संकेत दे रहे थे। उन्हें मीडियम सिक्योरिटी सुविधा में भेजा गया और 1990 में रिहा किया गया। उन्होंने कुल 9 साल हिरासत में बिताए। जेल से छूटने के बाद प्रिगोजिन ने परिवार संग लेनिनग्राद के बाजार में हॉट डॉग बेचे। उन्हें जल्दी सफलता मिली। वो इतनी तेजी से कमा रहे थे कि मां गिन नहीं पा रही थीं। 1991 से 1997 तक वो किराना व्यवसाय में शामिल हो गए और कॉन्ट्रास्ट नामक एक स्टोर चेन के हिस्सेदार और प्रबंधक बन गए, जो सेंट पीटर्सबर्ग की पहली किराना चेन में से एक थी। लगभग उसी समय उन्होंने जुए के उद्योग में कदम रखा
और एक कंपनी के सीईओ बन गए, जिसने सेंट पीटर्सबर्ग में पहले कैसीनो बनाए। संभवतः इसी समय उनकी पहली मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई, जो जुए की निगरानी में थे। 1995 में प्रिगोजिन ने रेस्तरां उद्योग में कदम रखा और एक सहयोगी को अपने साथ रेस्तरां खोलने के लिए राजी किया। उनका पहला भोजनालय ओल्ड कस्टम्स हाउस सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुआ। बाद में उन्होंने ट्रेंडी फ्लोटिंग रेस्तरां न्यू आइलैंड बनाया। यह रेस्तरां जल्दी ही अनोखा चाहने वालों में लोकप्रिय हुआ। प्रिगोजिन ने जल्द ही कर्मचारियों पर सख्ती की छवि बना ली और कभी-कभी खराब प्रदर्शन पर शारीरिक सजा देने लगे। 2001 में प्रिगोजिन ने न्यू आइलैंड में व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स शिराक को खुद खाना परोसा। 2002 में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मेजबानी की और 2003 में उसी रेस्टोरेंट में पुतिन का जन्मदिन मनाया। सालों में प्रिगोजिन पुतिन के और करीब हो गए। आखिरकार उन्होंने साझेदारों से अलग होकर खुद के व्यवसाय पर ध्यान दिया। कॉनकॉर्ड कैटरिंग ने स्कूल और सरकारी कर्मचारियों को भोजन देने के कई सरकारी ठेके जीतने शुरू किए। 2012 में उन्होंने रूसी सेना को भोजन आपूर्ति करने के लिए लगभग $1.2 बिलियन का एक बड़ा ठेका हासिल किया। 2012 तक प्रिगोजिन ने अपने परिवार को सेंट पीटर्सबर्ग के एक बड़े एस्टेट में शिफ्ट कर दिया था, जिसमें शानदार सुविधाएं थीं, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट और हेलीकॉप्टर पैड। उनके पास प्राइवेट जेट, यॉट और कई अन्य विमानों से संबंध था। हालांकि उन पर भ्रष्ट व्यापार और अवैध रूप से 1 अरब रूबल से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप लगे। एक उल्लेखनीय घटना में उनकी एक कंपनी शामिल थी, जिसने मॉस्को के स्कूलों में खराब गुणवत्ता वाला खाना सप्लाई किया, जिसके कारण 2019 में स्वास्थ्य संबंधी समस्या फैल गई। दिसंबर 2018 में एक स्वतंत्र बताई जा रही कंपनी का संपर्क विवरण कॉनकॉर्ड केटरिंग से मेल खाता था और उसे क्रेमलिन आयोजनों के लिए भुगतान मिला। इस कंपनी को दिसंबर 2019 में एक और भोज के लिए अतिरिक्त धन भी मिला। विवादास्पद लेनदेन के चलते प्रिगोजिन को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने उन्हें 2022 का वर्ष का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति घोषित किया। – 2014 में डोनबास युद्ध के दौरान एक निजी सैन्य बल उभरा, जिसे बाद में वैगनर ग्रुप के नाम से जाना गया। हालांकि रूसी कानून निजी सैन्य कंपनियों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता था, फिर भी वैगनर के लड़ाके उन विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों में दिखाई देने लगे जहां रूसी भू राजनीतिक हित जुड़े हुए थे। उनकी गतिविधियां यूक्रेन से आगे बढ़कर सीरिया, लीबिया, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और माली तक फैल गईं, जो अक्सर रूसी रणनीतिक लक्ष्यों से मेल खाती थीं। रिपोर्टों के मुताबिक इस समूह ने रूसी सैन्य ढांचे का उपयोग किया, सैनिकों को विमानों पर भेजा और रूसी खुफिया व रक्षा अधिकारियों से करीबी समन्वय किया। जैसे जैसे यह समूह अपनी गतिविधियां संचालित करता गया, इसकी एक बदनाम छवि बनती गई। मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी सरकारों ने वागनर लड़ाकों पर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने उन देशों में यातना, फांसी और अन्य गंभीर युद्ध अपराधों के उदाहरण दिए जहां उन्हें तैनात किया गया था। गंभीर आरोपों के बावजूद वागनर ने हमेशा गलत काम से इनकार किया, जबकि क्रेमलिन खुद को उससे दूर दिखाता और वागनर को स्वतंत्र इकाई बताता रहा। सालों तक अफवाहों के बावजूद येवगेनी प्रिगोजिन ने वागनर से संबंध से हमेशा इनकार किया। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूरा आक्रमण शुरू किया, जिससे स्थिति बदल गई। घटनाओं के एक महत्वपूर्ण मोड़ में उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। इस समय तक वैगनर ग्रुप रूस की सैन्य रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। रूसी सशस्त्र बलों को युद्ध के मैदान में गंभीर झटके लगे, खासकर यूक्रेनी प्रतिरोध के सामने, और वैगनर बलों ने संघर्ष की कुछ सबसे घातक झड़पों में प्रमुख भूमिका निभाई, विशेष रूप से बाखमुत शहर और उसके आसपास की भीषण लड़ाई के दौरान। इसके अलावा प्रिगोजिन को वैगनर ग्रुप में रूसी जेलों के कैदियों की भर्ती करने की अनुमति दी गई थी। बदले में उन्हें उनकी आजादी देने का वादा किया गया था। इस समझौते के कारण दिसंबर 2022 तक वैगनर भाड़े के सैनिकों की संख्या कुछ हजार से बढ़कर लगभग 50,000 लड़ाकों तक पहुंच गई,
जिनमें से अधिकांश जेलों से भर्ती किए गए आपराधिक दोषी थे। इस दौरान प्रिगोजिन एक रहस्यमय व्यवसायी से बदलकर एक प्रमुख सार्वजनिक हस्ती बन गए। वे मोर्चे पर लड़ाकू वर्दी में दिखने लगे और अपनी सेना व अभियानों का प्रदर्शन किया। सरकार ने वैगनर समूह को ज्यादा संसाधन दिए, फिर भी उसके पास कानूनी अधिकार नहीं थे। येवगेनी प्रिगोजिन के पास कोई सरकारी पद नहीं था। उन्हें ना तो नियुक्त किया गया था और ना ही चुना गया था, जिसका मतलब था कि वे तकनीकी रूप से किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। इससे उनकी निजी सेना रूसी कानून और सैन्य पदानुक्रम से बाहर काम करती थी। इस स्थिति के कारण रक्षा मंत्रालय और जनरल स्टाफ के भीतर असंतोष पैदा हुआ, जिससे वैगनर के नेतृत्व और रूसी उच्च कमान के बीच तीव्र संघर्ष हुए। प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया पर रूसी सेना की कमियों की आलोचना करते हुए जोशीले वीडियो पोस्ट करने शुरू किए। उन्होंने सैन्य नेताओं की क्षमता पर सवाल उठाए, सार्वजनिक रूप से रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और उच्च पदस्थ रूसी जनरलों पर भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोप लगाए, और यह भी आरोप लगाया कि वे उन सैनिकों की उपेक्षा कर रहे हैं जो संघर्ष में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। उनकी तीखी टिप्पणियां कई लोगों पर असर डाल गईं, लेकिन इससे रूसी सत्ता संरचना के भीतर खतरनाक तनाव भी पैदा हो गया, जिससे देश के शीर्ष नेताओं के बीच अधिकार और वफादारी का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता था। ऐसा लग रहा था कि प्रिगोजिन खुद को एक सच्चाई बताने वाले व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे थे, जो अप्रिय सच्चाइयों और आलोचनाओं को बोलने के लिए तैयार थे। वे रूसी नेतृत्व की कड़ी से कड़ी आलोचना कर रहे थे। जून 2023 के मध्य तक रक्षा मंत्रालय प्रिगोजिन के प्रभाव को लेकर काफी चिंतित हो गया था। उन्होंने वागनर लड़ाकों को 1 जुलाई तक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया, जिससे समूह अधीनस्थ बन जाएगा और प्रिगोजिन की सत्ता घटेगी। हालांकि प्रिगोजिन ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया और रक्षा मंत्री शोइगु पर अक्षमता का आरोप लगाया। 23 जून तक यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि नियमित रूसी सेना ने वैगनर शिविरों पर मिसाइल हमले किए, जिससे उसकी सेना में भारी हताहत हुए। उसकी प्रतिक्रिया तुरंत और भड़काऊ थी। उसने अपनी प्रेस सेवा के टेलीग्राम चैनल के जरिए घोषणा की कि सैन्य कमान की इस बुराई को रोका जाना चाहिए। उसने प्रभावी रूप से रक्षा मंत्रालय के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की घोषणा कर दी और अपने समर्थकों से अपने लड़ाकों की कथित हत्या का बदला लेने के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया। उसी दिन प्रिगोजिन ने एक वीडियो जारी किया, जिसने युद्ध की क्रेमलिन की कहानी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उसका दावा था कि यूक्रेन पर हमला झूठ पर आधारित था, जिसे सिर्फ रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अमीर ओलिगार्कों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। उसने आगे आरोप लगाया कि रूसी उच्च कमान मोर्चे की भयानक सच्चाई को छुपा रहा था और दावा किया कि रोजाना 1000 तक रूसी सैनिक कार्रवाई में मारे जा रहे हैं। 24 जून की सुबह होते ही वैगनर भाड़े के सैनिक लुहांस्क से रूस के रोस्तोव ओब्लास्ट में सीमा पार कर गए और उन्हें स्थानीय बलों से लगभग कोई विरोध नहीं मिला। इसके बाद संघीय सुरक्षा सेवा ने प्रिगोजिन पर राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश का आपराधिक मामला दर्ज किया। स्थिति तब और बिगड़ी जब वैगनर इकाइयों ने रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जा कर मॉस्को की ओर तेजी से मार्च शुरू किया। आगे मचे हंगामे में वैगनर बलों ने रूसी वायुसेना से मुकाबला किया, एक इल्यूशन, EL-22M एयरबॉर्न कमांड पोस्ट और कई सैन्य हेलीकॉप्टरों को मार गिराया, जिससे कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई। विचलित व्लादिमीर पुतिन ने रूसी जनता को संबोधित कर इस विद्रोह को पीठ में छुरा घोंपना और देशद्रोह बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रतिक्रिया कड़ी होगी और आंतरिक विद्रोह रूसी संघ के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। प्रिगोजिन डटे रहे और सार्वजनिक रूप से कहा कि राष्ट्रपति गलत हैं। उन्होंने कहा कि उनके लोग गद्दार नहीं, देशभक्त हैं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी और भ्रष्ट सैन्य पदानुक्रम के आगे नहीं झुके। रिपोर्टों के अनुसार 24 जून की दोपहर तक प्रिगोजिन ने क्रेमलिन से सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश की। बताया जाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन पुतिन ने कॉल लेने से इनकार कर दिया, जो उनके कभी करीबी रहे रिश्ते के पूरी तरह टूट जाने का संकेत था। तनावपूर्ण गतिरोध
निकोलाई पत्रुशेव और एंटोन वोइनो जैसी हस्तियों की उच्च स्तरीय बातचीत से सुलझा। पुतिन के कहने पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने समझौता कराया, जिसमें प्रिगोजिन ने बेलारूस में सुरक्षित मार्ग के बदले मास्को की ओर बढ़ना रोका और आपराधिक आरोप हटा दिए गए। आरोप हटाए जाने के बावजूद प्रिगोजिन देशद्रोह के मामले में जांच के दायरे में बने रहे और वास्तव में वे एक मृत व्यक्ति के समान थे। तेईस अगस्त 2023 को रूसी सैन्य कमान को प्रिगोजिन की साहसिक चुनौती के ठीक 2 महीने बाद भाड़े के नेता को ले जा रहा एक निजी विमान मास्को के उत्तर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दुखद घटना जल्दी ही रूसी राजनीति के सबसे विवादास्पद और जांची गई मामलों में शामिल हो गई। एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाते समय कुजिनकिनो गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्वेर क्षेत्र में रूसी अधिकारियों ने पुष्टि की कि हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हुई। रूस की विमानन एजेंसी द्वारा जारी मैनिफेस्ट में पीड़ितों की पहचान येवगेनी प्रिगोजिन, वैगनर के सह-संस्थापक दिमित्री उत्किन और निजी सैन्य कंपनी से जुड़े कई उच्च पदस्थ कमांडरों और चालक दल के सदस्यों के रूप में की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विमान को तेजी से और बेकाबू होकर नीचे गिरते हुए दिखाया गया। गवाहों ने टक्कर से पहले धमाकों की आवाज सुनने की बात कही, लेकिन शुरुआती सरकारी रिपोर्टों में दुर्घटना के कारण के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई। कुछ ही घंटों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीव्र अटकलें और साजिश सिद्धांत उभरने लगे। इस घटना का समय, जो विद्रोह के तुरंत बाद था, कई लोगों को केवल संयोग से अधिक लगा। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और कई विदेशी सरकारों का मानना है कि यह विमान दुर्घटना हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया कृत्य हो सकती है। क्रेमलिन ने संलिप्तता से इनकार किया और व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगोजिन को प्रतिभाशाली व्यवसायी बताते हुए सार्वजनिक रूप से शोक जताया, हालांकि कहा कि उसने कई गंभीर गलतियां की थीं। 2 महीने बाद विमानन एजेंसी रोसावियात्सिया ने सुझाव दिया कि दुर्घटना संभवतः केबिन के अंदर एक हैंड ग्रेनेड के विस्फोट से हुई थी। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि जांच में शराब और नशीले पदार्थों के निशान मिले। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस आधिकारिक कहानी पर संदेह में रहे। त्रासदी के बाद क्रेमलिन ने वैगनर के संचालन पर नियंत्रण के लिए निर्णायक कदम उठाए। कई भाड़े के सैनिक रक्षा मंत्रालय में शामिल हुए, बाकी ने नई नेतृत्व संरचनाओं के तहत विदेशी तैनाती जारी रखी। लग रहा था मिशन पूरा हो गया है। दिसंबर 2023 के अंत में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें एक सुनियोजित हत्या का आरोप लगाया गया था। पश्चिमी और रूसी खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का हवाला देते हुए इस लेख में दावा किया गया कि निकोलाई पत्रुशेव, जिन्हें व्लादिमीर पुतिन के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के रूप में बताया गया है, ने व्यक्तिगत रूप से वैगनर विमान को गिराने की साजिश रची थी। आरोपों के मुताबिक पत्रुशेव ने प्रिगोजिन को खत्म करने की योजना बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में बिजनेस जेट के उड़ान भरने से पहले उसकी अंतिम सुरक्षा जांच के दौरान उसके पंख के नीचे एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया था। यह विवाद है कि हादसा यांत्रिक खराबी, तोड़फोड़ या राज्य द्वारा हमले का नतीजा था या नहीं, जिससे वैश्विक बहस तेज हो गई है। सच्चा कारण चाहे जो भी हो, प्रिगोजिन और उनके करीबी साथियों का सफाया यूक्रेन संघर्ष और आधुनिक रूसी राज्य दोनों के सबसे अशांत और खतरनाक दौरों में से एक का हिंसक अंत था। यह दिखाता है कि व्लादिमीर पुतिन से भिड़ना अच्छा नहीं होता।